Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. Hope you're having a wonderful time and looking ahead to the weekend. We have a different show for you today. आज हम ज़रा एक precursor show कर रहे हैं for the FIFA World Cup 2026. A very different looking World Cup for the first time. हम देखेंगे there are going to be 48 teams. उसके साथ साथ कुछ नई टीमें भी इस दफ़ा हमें नज़र आएंगी which who have never been part of the FIFA World Cup. Namely अगर हम एशियन ब्लॉक से बात करते हैं तो उज़्बेकिस्तान होगी, जॉर्डन की टीम इसके अंदर होगी, केप वर्डे होगी एंड कॉन्काओ भी होगी. दैट्स अ स्मॉल लिटिल आइलैंड विद अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 150,000 पीपल. तो काफ़ी डिबेट ये भी है कि क्या इन ऐसी टीमें का बनता है वर्ल्ड कप में होना जब इटली जैसी टीम, नाइजीरिया जैसी टीम इस मेगा इवेंट का हिस्सा नहीं होंगी. तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं इस वर्ल्ड कप से लेके एज अ प्रीकर्सर टू द अपकमिंग वर्ल्ड कप इस शो में हम डिस्कस करेंगे. विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द अपकमिंग यंग टैलेंट जो हमें इस वर्ल्ड कप में नज़र आने वाला है. उसको हम डिस्कस करेंगे. कौन सी टीमें नहीं मेक पार्ट कर सकी, कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. एंड वी विल ऑल्सो लुक एट सम हिस्टोरिक फीफा वर्ल्ड कप गोल्स फ्रॉम द फाइनल्स. दैट्स एन एक्साइटिंग पैकेज वी मेड फॉर यू एज वेल. लेट्स गेट आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स इन. ऑन माय लेफ्ट and ever smiling, mashallah, Sir Usman Malik. Sir, how are you looking forward to the World Cup? Yeah, definitely. Very excited. But not really excited. उसकी वजह ये है कि जैसे आपने बताया कि 48 टीम्स हैं, उतनी कम कंपटीशन, क्योंकि वर्ल्ड कप जब आप at least the first phase काफ़ी वो स्लो होगा और प्रॉब्ली वी ऑल नो कि कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी. इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी ऐसी वर्ल्ड कप कभी देखी नहीं थी. हमने तो वो वर्ल्ड कप्स देखे जहाँ पे हमने इटली को ग्रुप स्टेज से बाहर होते देखा, जर्मनी को बाहर होते देखा और फ्रांस को बाहर होते देखा. तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा मज़ा उस तरह का नहीं है. बट डेफिनेटली बहुत सारी टीम्स, नई टीम्स को मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का. थोड़ा सा हमने लॉजिस्टिक्स पे भी बात की कि 3 मुल्कों के अंदर हो रहा है और वहाँ से एक जगह से कम्यूट करना वो बहुत मुश्किल होगा. कंपैरेटिवली अगर हम कतर साथ थे तो वहाँ बड़ा आसान था. जो है वो मेट्रो में या ट्रेन में आप जो है वो कोई भी मैच आपने देखना है, आप बड़ा आई थिंक विद इन द 45 माइल रेडियस सारे स्टेडियम उसी के अंदर थे. तो जहाँ लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, जो वर्ल्ड कप के चैंपियन है, नॉट ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड माशाल्लाह से हर वर्ल्ड कप में पहुंच जाते हैं. तो उन्हीं से बात कर लेते हैं. अब्दुल लतीफ दादा भाई, सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. अल्तमिश माशाल्लाह से हर वर्ल्ड कप में तो आप पहुंच जाते हैं. यस अब कैसे देखते हैं इस वाले को? अल्तमिश, मुझे आज का शो में बड़ा मजा आने वाला है बिकॉज ये एक वर्ल्ड कप स्पेशल शो है और यूरोपियन सीजन बीच में चल रहा है. लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है. हमारे पास चैंपियन लीग के फाइनलिस्ट भी सामने आ चुके हैं बट वी गोना टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप. सो अल्तमिश, देखिए लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा डिफरेंस कतर और यूएस के अंदर ये होगा कि वहाँ पे जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट था सब फ्री था. मतलब वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. अभी इनफैक्ट न्यू जर्सी की जो मेयर हैं उनके 40 मिलियन यूरो का एक वो अमाउंट है कि जो बात हो रही है कि वो शहर वो खुद उसको बेयर करे वो कॉस्ट, ताकि जितने वर्ल्ड कप मैचेस हैं उन सब में एटलीस्ट स्टेडियम तक का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री हो जाए. बिकॉज और सारी अल्तमिश अभी ये निगोशिएशन चल रही हैं तो उनके मेयर ने कहा है कि मे बी ही विल फुट द बिल. बात सारी ये है कि फीफा इज गोइंग टू बी अर्निंग बिलियंस फ्रॉम दिस टूर्नामेंट. तो ये इस किस्म की चीज़ अगर फैंस को मद्देनजर रखते हुए, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप हर चीज़ ही फ्री कर दें, लेकिन एटलीस्ट स्टेडियम तक का जो कम्यूट है उसको अगर रखें. बिकॉज और स्टेडियम्स की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अल्तमश के जो वन वे टैक्सी के जो फेयर्स होंगे वो करीबन $100 होंगे. एंड द पार्किंग फीस वो जितनी कतर की टिकट प्राइस नहीं थी उतनी तो यहाँ पे पार्किंग की फीस है. एग्जैक्टली. तो इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज होंगे और ये जो जेन्युइन फैंस है ना, मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करेंगे. थोड़े कुछ महरूम हो जाएंगे, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे. बिकॉज आई एम श्योर आगे भी हम बात करेंगे जो डायनामिक प्राइसिंग वाला जो एलिमेंट है इस वर्ल्ड कप के अंदर. देयर इज टाइम आई कैन डिस्कस राइट नाउ, या तो फिर हम शो में इसको आगे एज वी गो अलोंग वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग एवरी इंच एंड निकल कॉर्नर इस वर्ल्ड कप का. लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो 48 टीम्स हैं किन ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है. लेट्स हैव अ लुक. परफेक्ट. यहाँ हम देखते हैं पहला ही जो मैच होगा वो होगा मेक्सिको द होस्ट वर्सेस साउथ अफ्रीका. फिर होगा कोरिया रिपब्लिक एंड चेकिया. एंड ग्रुप बी के अंदर वी हैव द होस्ट कनाडा एंड बॉस्निया जिन्होंने क्वालिफाई किया एट द वेरी लास्ट स्टेज. इटली को बाहर करके ये बड़ी स्टोरी है, इसको हम डिस्कस करेंगे. कतर इस दफ़ा नॉट बाय बीइंग द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ होस्ट, दे हैव एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. एंड स्विट्जरलैंड इस टीम का इस ग्रुप का हिस्सा है. ग्रुप सी में वी हैव ब्राज़ील, मोरक्को, Haiti and Scotland. Haiti again coming here after many
लॉन्ग वेट। उसके साथ साथ ग्रुप डी के अंदर इट्स गोइंग टू बी द होस्ट USA, पैराग्वाई, ऑस्ट्रेलिया एंड तुर्की। These are the groups for the FIFA World Cup 2026 और इसके अंदर हम देख रहे हैं we've got Germany, Curaçao, Cote d'Ivoire and Ecuador. Group G में you've got Belgium, Egypt, Iran, New Zealand. Group F, Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia, and Group H, Spain, Cape Verde, and Saudi Arabia and Uruguay. आगे बढ़ते हैं जी ग्रुप आई विच इज़ गोना बी डेफिनेटली अ डिफिकल्ट ग्रुप। फ्रांस, सेनेगल, इराक एंड नॉर्वे। मेरे हिसाब से दिस इज़ द ग्रुप ऑफ डेथ एंड बट अगेन जैसे लतीफ़ ने सही कहा था कि 3 टीमों ने तो आगे जाना ही जाना है। तो अच्छा, इसके बाद आएगा ग्रुप के, पोर्चुगल, कॉन्गो, उज़्बेकिस्तान एंड कोलंबिया। अगेन दिस कुड बी अ ट्रिकी ग्रुप एज वेल। ग्रुप जे में यू गॉट अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन। ग्रुप एल, इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना एंड पैनामा। सो दीज आर द ग्रुप्स। इनके अंदर इन टीम्स को डिवाइड किया गया है। उस्मान, आप कौन से ग्रुप को इस वक्त देख रहे हैं जो मुश्किल आपको लग रहा है, क्योंकि 3 टीमों ने तो आगे जाना ही है एटलीस्ट 10 ग्रुप्स में से? देखें, जब हम ये ग्रुप्स देख रहे थे तो एक थोड़ी सी जो आपकी एक फुटबॉल इंसाइट है उसको अगर देखते हुए मुझे ये समझ आ रही थी कौन सी 3 टीमें, मेरे ख्याल सबको ही समझ आ रही होगी। तो ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है ना, वो पहले वर्ल्ड कप से हमें थोड़ा कम नज़र आता था। यहाँ पे मुझे वो डेफिनेटली फ्रांस, सेनेगल वाला जो ग्रुप है, नॉर्वे, तीनों हालांकि ये तीनों ही होंगे। इराक शायद आउट कर जाए। इराक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। इराक जिस तरह से उन्होंने क्वालिफाई किया और जिस तरह से उनका एक जर्नी था इतने सालों के बाद, आई मीन ठीक है, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी कई जगह पे नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे इराक की वही स्टोरी लग रही है जो 2018 में मोरक्को की थी। जिस तरह से मोरक्को को सबने कहा था वो बहुत टाइम के बाद ये आ रहे हैं, इतना वो नहीं होंगे। जिस तरह से इराक जो है 86 के बाद पहली दफ़ा यहाँ पर आ रहा है, आई थिंक इराक कोई ना कोई ज़रूर अपसेट करेगा अपने ग्रुप के। आई रियली होप। लेकिन नॉर्वे का परफेक्ट रिजल्ट रहा है ग्रुप स्टेजेस के अंदर। सेनेगल अभी अफ्रीकन, अभी डिबेटेबल, ठीक है, वो ट्रॉफी उम्मीद है ऑन द पिच तो वही जीते हैं। फ्रांस आपको वो तो हम डिस्कस कर 3 टीमें खड़ी कर दें। बिल्कुल, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये यहाँ पे अपसेट के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो टीम्स ग्रुप पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, मैं समझता हूँ स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस की तो जो टीम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसको ड्रॉप करेंगे, किसको रखेंगे। जो अटैक है, आई थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट अटैक in a decade, even though हम बातें करते थे ऑनरी और वो भी एक एरा था, लेकिन ये जो अटैक है फिनोमिनल है। अटैक के अलावा हर पोजीशन पे, इवन डिफेंस, इवन मिडफील्ड, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि जो तो आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें इन प्लेयर्स को जो 5 मेन टीम है जिसको लोग फेवरेट समझ रहे हैं। लतीफ, इन ग्रुप्स को ऐसे देखते हैं आप? ऑब्वियसली सबसे एक्साइटिंग ग्रुप वही होगा, नॉर्वे, फ्रांस एंड सेनेगल वाला। बिकॉज बात सारी है कि नॉर्वे, मैं आई रेट देम एज द डार्क हॉर्सेस। आपने मोरक्को की जो बात की थी कि उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ अपसेट किया था सेमीफाइनल तक पहुंच के लास्ट वर्ल्ड कप में, नॉर्वे एज दैट टीम हु कैन गो अ लॉन्ग वे इन दिस टूर्नामेंट, बिकॉज उनका बहुत परफेक्ट स्क्वाड है। लाइक मतलब अप फ्रंट तो मतलब ऑब्वियसली परफेक्ट है ही है, मतलब सोलोथ, हालांड के साथ साथ वो जो स्टैंडर्ड लार्सन, आइसैक वो तो स्वीडन, अच्छा वो स्वीडन में, सॉरी। तो वो काफी, मैं समझता हूँ कि स्टार ओडिगार्ड मिडफील्ड में से जो उनका ऑब्वियसली जो क्रिएशन होगी वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगी। तो वो डार्क हॉर्सेस हैं। उसके अलावा ग्रुप ऑफ डेथ किसी एक को कहना मुश्किल यूं है कि हमें पता है 3rd प्लेस टीम ने क्वालिफाई करना है। तो मुझे वो जेपर्डी वाला जो एक एलिमेंट होता है ग्रुप स्टेजेस के अंदर, जो हमने इससे पहले वर्ल्ड कप्स में देखा है, वो शायद इस वर्ल्ड कप में लैक करेगा। आई हैव दैट फीलिंग बिकॉज 48 टीम्स इज अ टैड टू मच। उन 48 टीम्स के अंदर भी इटली और नाइजीरिया, ये जो प्लेऑफ्स थे ना वो अनप्रेडिक्टेबल थे। वो उसका आपको नहीं पता, इटली ने मिस आउट कर लिया। यहाँ तो यहाँ क्वालिफाई करके आगे क्वालिफाई करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू दैट। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ इटली नहीं तो वहाँ पे एशियन पावर हाउस नाइजीरिया नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर, अफ्रीकन पावर हाउस। यस, अफ्रीकन पावर हाउस, एब्सोल्युटली। पता नहीं, आई थिंक काफी रात हो गई है हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, नाइजीरिया बना को एशिया बना दिया।
और इसमें एक नाम नहीं है, दैट इज़ लमीन यमाल, एंड द रीज़न वाई वी हैवंट पुट हिम देयर इज़ बिकॉज ही इज़ राइट नाउ नॉट कंफर्म्ड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026, बट व्हाट एन अमेजिंग लिस्ट एंड वी आर सो प्रिविलेज्ड इफ अगर हम इन तमाम प्लेयर्स को इनकी पीक फॉर्म में देखने का मौका मिलेगा। हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई स्टार जो है भर के सामने आता है। 2022 में वी सॉ द हीरोइक्स ऑफ एम्बापे एंड इन 18 एज वेल इन फैक्ट, एंड हमने देखा था 14 में किस तरह से जो है हामिस रोड्रिगेज उभर के सामने आए थे। लेट्स सी कि इस दफ़ा इस पूरी फहरिस्त में कौन जो है बाजी ले जाएगा। एंड हम जा रहे हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक से आके जितने भी ये प्लेयर्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, बाकी जो नई टीम्स इस वर्ल्ड कप में फीचर करेंगी उनके बारे में बात करेंगे। आप कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले वी सॉ अ होस्ट ऑफ यंग प्लेयर्स हु विल बी फीचरिंग इन द अपकमिंग 2026 फीफा वर्ल्ड कप। हमने एंड्रिक देखा, वी सॉ डुए डेज़रे, वी सॉ एस्तेवाओ, पाओ कैबरासी एंड सो मेनी अदर, पाव्लोविच एज वेल। सर इनको डिस्कस कर लेते हैं कि विच प्लेयर विल स्टैंड आउट फॉर देयर कंट्री। जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? फ्रांस के तो सारे प्लेयर्स थे इसके अंदर, स्पेनिश प्लेयर्स, ब्राज़ील से एस्तेवाओ वहाँ हैं, एंड्रिक हैं, कैसे देखते हैं आप? I can't imagine World Cup, especially Spain, without Lamine Yamal. I mean, he's so important to the team. Yes. और वही हम बात कर रहे थे पहले भी कि जो उनकी एज है और जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह उनका सीज़न रहा है, ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना एंड फॉर स्पेन। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये ऐसी ये इंजरी जो है ये वर्ल्ड कप पे वो अवेलेबल होंगे एटलीस्ट ग्रुप स्टेज के जो प्ले ऑफ्स हैं उसके अंदर, जब क्वालिफिकेशन हो उसके अंदर वहाँ पे हम देखें। दूसरी तरफ पाव्लोविच की आपने बात की, शुरुआत ही उनसे की, व्हाट अ प्लेयर मिडफील्ड जो नंबर 6 जिसके लिए बायर्न म्यूनिख एक अरसे तक टूकल और दूसरे जो मैनेजर्स हैं वो दे यूज्ड टू क्राई फॉर द मिडफील्डर, वो उनको अपनी एकेडमी से मिला और नाउ ही हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैट मिडफील्ड। और हमने देखा भी जो उनकी परफॉर्मेंसेस चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल में भी हमने देखी। बिसाइड डुए की आपने बात की, व्हाट अ टैलेंट, और वो उनका जो टैलेंट उभरा है वो एम्बापे के जाने से, जब उन्होंने पीएसजी छोड़ा तो ये एक फाइंड ये हो गया, इवन बाकोला हो गए, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ से हमने टैलेंट देखने को मिला। बिसाइड हॉयसन की बात करें, कहाँ वो खेलते थे, बोर्नमथ, वहाँ से जो है वो रियल मैड्रिड गए और वहाँ ठीक है उनकी थोड़ी सी इंजरी का इशू रहा, लेकिन कहते हैं उनको कहा यह जा रहा था कि नेक्स्ट वैन डाइक काइंड ऑफ डिफेंडर, तो वो स्पेन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी तरफ आर्दा गुलर, टर्किश, आई थिंक प्रॉब्ली गोल्डन बॉय, इससे पहले टर्की में अच्छे अच्छे प्लेयर ज़रूर आए, आर्दा त्योरन से और कई प्लेयर्स हैं जो आए, लेकिन ये जो एक इनको कहा जाता है वो बेसिकली ही इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर क्रूज या मॉड्रिच, और इस सीज़न तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 15 या 17 उनकी असिस्ट हैं। दूसरी तरफ एंड्रिक को अगर हम देखें, रियल मैड्रिड में वही वाली बात है कि वो बेंच पे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था और यही बोला जा रहा था कि इनको बेच देना चाहिए, और लेकिन वहीं लियोन जब गए तो 14 मैचेस के अंदर 7 मैचेस 7 गोल्स और 7 असिस्ट। तो एक ज़रूरी होता है कि ये बड़े जो क्लब्स हैं लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड, इवन बार्सिलोना, वो ले तो लेते हैं प्लेयर्स, लेकिन फिर जो है उनका ट्रू पोटेंशियल देखने को नहीं मिलता। अब गए तो वो लोन पे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब इतने बड़े बड़े नाम हो, विनीसियस हो, एम्बापे हो, तो फिर एंड्रिक को कैसे जगह मिलेगी। बट उन्होंने बड़ा थ्राइव किया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो डेफिनेटली, आपने तो नए एक इमर्जिंग प्लेयर्स की बात की, लेकिन जो शायद उनका आखिरी वर्ल्ड कप, जैसे मो साला हो सकता है कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो, मेसी और रोनाल्डो को भी हम आखिरी दफ़ा देखें। मेसी का कंफर्म अभी तक नहीं है, रोनाल्डो पोर्चुगल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह के जो लेजेंड्स हैं वो बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द करियर जा रहे हैं, तो ये वर्ल्ड कप उस लिहाज से भी साउथ कोरिया के लिए सॉन हेंगमिन जो है उनका आखिरी होगा, होगा, और वो उन्होंने बड़ा सेनेगल के लिए माने, बिल्कुल माने, लेवेंडोव्स्की का भी आखिरी होता अगर वो क्वालिफाई अगर वो क्वालिफाई होता, वो बड़ा एक वो अफसोस रहेगा। बट आई थिंक ये
काफ़ी अहमियत का हामिल वर्ल्ड कप इसलिए है क्योंकि एक तो टीम्स बहुत ज़्यादा, फिर दूसरे जो बिल्कुल टूवर्ड्स द वेरी एंड करियर टूवर्ड्स द एंड जा रहा है, और इमर्जिंग टैलेंट बहुत नज़र आएगा जो हमने देखा भी, हमने क्लब्स में भी देखा है। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप इन यंग प्लेयर्स को? अल्तमिश आर्दा गुलर ऑफ कोर्स एक शाइनिंग ब्राइट लाइट हैं टर्की के, और उनके जोड़ीदार हैं केनिन यील्डिस, वो अभी यूवेंटस के लिए खेलते हैं। ही इज आल्सो अ यंगस्टर एंड इनफैक्ट बोथ ऑफ देम हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग टर्की टू द वर्ल्ड कप। तो इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर डेफिनेट पूरा फोकस होगा। मैं समझता हूँ कि जो ये सेंटर बैक जो हमने दो देखे, कुबारसी एंड हॉयसन, मे बी दोनों शायद स्टार्ट ना करें। एमरिक लपोर्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे बिकॉज ही इज़ प्रीटी सीनियर। उसके साथ साथ हमें मॉस्केरा को भी नहीं भूलना चाहिए जो आर्सेनल के लिए खेलते हैं, ही इज़ ऑल्सो इन द मिक्स, और हमने अभी फ्रेंडलीज में स्पेन के लिए भी उनको खेलते हुए देखा है। तो ये चार सेंटर बैक जो हैं मैं समझता हूँ बहुत पक्के हैं। ली नॉर्मन इससे पहले यूरोज के अंदर भी हमें नजर आए थे, मे बी अब उनको थोड़ा साइडलाइन कर देना चाहिए बिकॉज उनका एथलेटिको मैड्रिड के लिए भी वो फॉर्म नहीं रहा है। सो ये जो चार सेंटर बैक्स हैं ये काफ़ी अच्छे रहेंगे स्पेन के लिए। Pau Torres is also pretty experienced. Let's see how it goes because talent बहुत ज़्यादा है, आप किस किस को खिलाएं। लेकिन लपोर्ट मैं समझता हूँ वो तो डेफिनेट खेलेंगे। पाउ टोरेस उनके साथ खेल सकते हैं, आप सही कह रहे हो। शायद फिर ये दोनों यंगस्टर्स बेंच पे ही नजर आए हमें। लेकिन ब्राज़ील की अगर बात करें तो ये जो दो शाइनिंग ब्राइट लाइट्स, एस्टेवाओ एंड एंड्रिक, मैजिकल प्लेयर्स। अच्छा मैं बताऊं, अगर ये दोनों स्टार्ट नहीं भी करते ना, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, ऑफ द बेंच आके एज इम्पैक्ट प्लेयर्स ये लोग इतना परफॉर्म कर सकते हैं इसकी कोई हद नहीं, बिकॉज इनके पास वो एक एक्स फैक्टर है, एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये ऑन देयर ओन मैच का कम्प्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। दोनों में वो बात है। सो आई थिंक आंचेलोटी इज वेरी लकी टू हैव दीज सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। एंड पाव्लोविच मैं समझता हूँ अभी भी बहुत अंडररेटेड है इन द ग्लोबल स्टेज। इतनी उनको लाइमलाइट नहीं मिलती एज अ CDM, लेकिन बायर्न के लिए हमने देखा है कि चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। एंड ऑफ कोर्स वो डेजरी डुवे, और मैं उनको साथ साथ ब्रैडली बारकोला को भी मैं इंक्लूड करूंगा इस लिस्ट के अंदर, बिकॉज ये दोनों यंगस्टर्स जो हैं दे आर ऑन फायर। मतलब हमने वहां पे देखा, PSG के लिए देखा, प्लस यहाँ पे जो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, जो स्पीड ऑफर करते हैं ना, ये एक बड़ा रेयर टैलेंट है। और जाओ नेवेज इन माय व्यू आई थिंक एज ऑफ राइट नाउ आई थिंक ही इज द बेस्ट सेंटर बैक। रॉड्री को सरपास कर दिया जाओ नेवेज ने फॉर PSG, एंड उनको हम देखेंगे फ्रांस की टीम के अंदर, तो वो फ्रांस के पास इतने हर पोजीशन पे ऐसे ऐसे जूल्स मौजूद हैं। पोर्चुगल, जाओ नेवेस, सॉरी हाँ, जाओ नेवेस इज पोर्चुगल along with Vitinha। आप देखें क्या वो जो PSG की जो पार्टनरशिप है वो रेप्लिकेट होगी वहां पे पोर्चुगल स्क्वाड के अंदर। तो यार लुकिंग फॉरवर्ड, पोर्चुगल का भी बड़ा स्टैक किस्म का बड़ा बेहतरीन स्क्वाड है। पोर्चुगल का स्क्वाड तो तब परफॉर्म कर पाएगा जब रोनाल्डो भाई बेंच पे थोड़ी देर बैठ जाए, बाकियों को परफॉर्म करने का मौका दें। लगता है इनके मैनेजर दोबारा छुट्टी कराना चाह रहे हैं। रोबर्टो मार्टिनेज रोनाल्डो का आगे मुंह खोल सके तो मेरे ख्याल से तब जरा बेहतर रहेगा पोर्चुगल के लिए। इट्स वेरी फनी, आजकल पिछले हफ्ते में हिग्वाइन की एक तस्वीर वायरल हो गई है कि वो उभर के कहीं से सामने आए, और वो हिग्वाइन जिस शेप में इस वक्त हैं और रोनाल्डो तकरीबन एक ही एज है, और हिग्वाइन को देखें रोनाल्डो को देखें कहेंगे वाकई यार रूनी फॉर दैट मैटर रूनी एंड रोनाल्डो का कंपैरिजन कर लें जिस शेप में रोनाल्डो ने रखा हुआ है। रोनाल्डो तो फुटबॉल तो है ही नहीं ना, उसको तो ग्लोबल स्पोर्ट्स में एक वो आइकॉन और एक मतलब इंस्पिरेशनल फिगर है कि बाकी स्पोर्ट्स में उसको देखते हैं टू हाउ टू लिव देयर लाइफ एंड हाउ टू बी सो डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन, कि इतनी लॉन्जिविटी जो है अल्टीमेट ये तो मतलब ग्लोबल स्पोर्ट्स में देखने को ही नहीं मिलती। जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं रोनाल्डो, जो उनका डिसिप्लिन है, जो डाइट है, जो एक्सरसाइज है, जो एक जुनून की हद तक जो वो फॉलो करते हैं ये मामलात, इट्स नॉट इजी, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। मतलब उन्होंने हर चीज को तर्क कर दिए अपनी परफेक्ट टाइम टेबल और अपनी परफेक्ट जिंदगी जीने के लिए, ताकि इतने अरसे तक वो परफॉर्म कर सके एट द हाईएस्ट लेवल। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, अब देखते हैं कि दो मेन टीमें जो क्वालिफाई नहीं कर सकी इस वर्ल्ड कप के लिए, एक इटली है और एक है नाइजीरिया। देखते हैं इटली के कुछ वो वाले लम्हात जब वो वर्ल्ड कप से बाहर हुए। इटली बिकमिंग दैट फर्स्ट टीम विच इज़ वन अ वर्ल्ड कप टू नॉट क्वालिफाई 3 times in a row। उसके साथ साथ नाइजीरिया एज वेल, एन अफ्रीकन पावर हाउस, नॉट क्वालिफाइंग वंस अगेन फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। कैसे देखते हैं इन लॉसेस को आप, गिवन द फैक्ट कि ये 48 टीम वर्ल्ड कप है? 48 टीम वर्ल्ड कप 4 दफ़ा कोई नहीं जीता, ऐसी कोई यूरोपियन टीम नहीं है जो 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीती हो। आई मीन इतना मैं समझता हूँ कि क्या जो डाउनफॉल मैंने किसी टीम का, और इतने बड़े जाइगेंटिक, ये ऐसे ही है कि आप ब्राज़ील जो है वो क्वालिफाई ना करे वर्ल्ड कप के लिए, या 2-3 और कंसेक्यूटिव 3 दफ़ा। ब्राज़ील ने तो हमेशा क्वालिफाई किया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ही है यूरोप के लिए। ये ऐसे ही इटली और ब्राज़ील के अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल में बराबर या थोड़े
ब्राजील के शायद 5 हैं, ब्राजील के शायद 5 हैं, इनके 4 5 और 4 आप अंदाज़ा लगाएं तो इटली का तो ये बड़ा अफसोस होता है किसी भी फुटबॉल फैन को देख के कि अच्छा। और दूसरा अगर हम स्क्वाड की बात करें वो बात नहीं है जो पहले होती थी, वो जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट थी डेल पिएरो और बिल्कुल, और इवन मिडफील्ड पिर्लो, और वो उस तरह का वो डीएनए भी नहीं है उनका जो होना चाहिए, जो हमेशा से इटली का खासा रहा है। तो आई होप गुतूसो भी, कितने मैनेजर्स बीच में चेंज हुए, उसके बाद गुतूसो एक उम्मीद के साथ आए ज़रूर थे, टीम को लड़ाया भी, और फिर जब उन्होंने जब सेकंड प्लेऑफ को उन्होंने बड़े कन्विंसिंगली जीता, और यहाँ पे जाके बिल्कुल पेनल्टीज पे बॉस्निया से जो है वो हार गए, एंड इट्स वेरी सैड फॉर इटालियन फुटबॉल। एब्सोल्युटली जी लतीफ। शो प्लेऑफ में ऑब्वियसली अगेंस्ट बॉस्निया जो रेड कार्ड बास्टोनी को मिला था, तो वो एक्स्ट्रा टाइम प्लस 30 मिनट्स मजीद नॉर्मल टाइम के अंदर भी, तो दे वर प्लेइंग विद 10 men, बट बात यही है ना कि दे शुड नेवर हैव बीन इन दैट पोजीशन टू गो थ्रू द प्लेऑफ्स, बिकॉज वो स्पेलेटी जब नॉर्वे के खिलाफ जो मैच था उनके ग्रुप स्टेज में, वो मैच जिस तरीके से हारे थे, वो वहीं पे ही मैं समझ रहा था कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दे वुड नीड टू फिनिश नंबर 2 और फिर प्लेऑफ्स के थ्रू, और ये मुश्किल मरहले होते हैं। लेकिन गटूसो वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज डेप्थ, मतलब उनके पास सिर्फ एक चीज़ ऑफर करने को थी, वो था उनका एंगर, उनका पैशन, और ये जो स्किल्स होती हैं मोटिवेशनल स्किल्स, अदरवाइज दैट्स प्रीटी मच इट। आई डोंट थिंक ऑन द पिच उन्होंने अपनी टैक्टिक से या अपने कुछ गेम प्ले से या पोजिशनल प्ले से किसी चीज़ से कुछ इंप्रेस किया या कुछ दिखाया भी कुछ नज़र नहीं आया। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई कर रहे थे, काउंटर अटैक पर रिलाई कर रहे थे, मैं काउंटर स्ट्राइक कहने वाला था, काउंटर अटैक पर रिलाई कर रहे थे। लगता है आपने उस जमाने में बहुत काउंटर स्ट्राइक खेली है। बिल्कुल, तो वो यही मामला था। एंड सो देखिए, फुटबॉल इज़ अ वेरी फेयर स्पोर्ट, मतलब ऐसा नहीं है कोई नाइंसाफ़ी या कोई नाजायज़ नहीं हुआ है, मतलब द बेटर टीम वेंट थ्रू आई वुड से, एंड इटली दे जस्ट नॉट डिजर्व इट। और ये अच्छा है कि जो FA के जो प्रेसिडेंट थे इटालियन, उन्होंने रिज़ाइन किया। अभी देयर इज़ नो प्रेसिडेंट राइट नाउ, तो इनफैक्ट अभी कोच भी कोई अपॉइंट नहीं हुआ है। जून के अंदर जो फ्रेंडलीज हैं तब पता चलेगा कौन अगला कोच बनता है। लेकिन गटूसो का जो एंगर है ना, तो वही चीज़ ट्रांसमिट हुई उनके प्लेयर्स पे। हमने इस बॉस्निया वाले मैच में देखा, डोनारूमा जो थे वो बहुत ज़्यादा हमें एनिमेटेड और पैशनेट और एंग्री नजर आए, और तो ये एंगर उन्होंने सही चैनलाइज नहीं किया। इस पेनल्टी शूट आउट को आप कंपेयर करें 2006 का जो वर्ल्ड कप था जब इटली जीता था अगेंस्ट फ्रांस, उसमें प्लेयर इतने ज़्यादा काम थे। मार्सेलो लिपी उनके कोच थे उस वक्त, दे वर सो काम एंड मतलब काम कूल कलेक्टेड, मजे से बॉल के पास जाते थे, आराम से। वहाँ पे एक फैक्टर था, द पीरलो फैक्टर। अगर उनकी किताब पढ़ें, वो तो कहते हैं उसके अंदर कि वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मैं अपने कमरे में बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहा था, दुनिया की मुझे परवाह नहीं थी, मैं गया स्टेडियम और मैं मैच जीत के आ गया। उस जमाने में अगर गटूसो कोच होते तो क्या इस किस्म का काम माहौल रहने देते वो, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, और ये चीज रब ऑफ हुई प्लेयर्स है। तो मैं समझता हूं उनको लाना ही बहुत बड़ी, ये भी एक रिकॉर्ड है कि दुनिया का बेहतरीन गोलकीपर डोनारूमा को कहा जाता है। 17 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया और वो आज तक वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। और अब जब उनकी अगर अगले 4 साल के बाद हम देखते हैं तो उस वक्त जो है वो उनकी एज 31 ईयर्स ओल्ड होगी, यानी कि 17 साल में डेब्यू किया, सपोज टू बी द बेस्ट गोलकीपर एट दिस पॉइंट इन टाइम, और 31 साल के हो के वो वर्ल्ड कप, उनका पहला वर्ल्ड कप होगा जब नेक्स्ट होगा। तो यही बैड लक फैक्टर है इटली के लिए। मेरा ख्याल है यही कर्स जो है वो यही है, लग ही रहा है। बिल्कुल से हमने बात तो ये कर ली कि इटली एंड नाइजीरिया डिड नॉट क्वालिफाई, बट अब बात करते हैं द टीम्स व्हिच आर लुकिंग एज फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप। वन बाय वन जरा उनका क्वालिफाइंग अगर हम रन देख लें, पहले कौन सी टीम आ रही है, अगर हमारे प्रोड्यूसर प्ले कर सकें स्क्रीन के ऊपर। पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की, एंड इंग्लैंड का जो क्वालिफाइंग राउंड रहा है, पहले वो अवे 1-0 से जीतते हैं वर्सेस एंडोरा, फिर वो सेनेगल से, ये तो फ्रेंडली थी, वो वहाँ पे वो उनको शिकस्त होती है। उसके बाद अगेन प्लेइंग अगेन वर्सेस एंडोरा 2-0 से वो जीतते हैं, फिर वो सर्बिया को 6-0 से शिकस्त देते हैं क्वालिफाइंग राउंड में। फिर वो जो है लाटविया को अवे शिकस्त देते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा एक क्रूशियल मैच था उनके लिए। यस, एंड देन सर्बिया को फिर हराते हैं होम पे, एंड देन अल्बानिया को वो 2-0 से हराते हैं। तो बेसिकली उन्होंने तमाम जितना भी इनका क्वालिफाइंग राउंड था वो उन्होंने जो है विदाउट कंसीडिंग उन्होंने जो है वो किया। फिर हम देखते हैं फ्रांस को। फ्रांस जो है वो अपने क्वालिफाइंग राउंड में पहले वो हराता है यूक्रेन को प्लेइंग अवे, उसके बाद दे बीट आइसलैंड प्लेइंग एट होम, दे बीट अजरबैजान, उसके बाद दे ड्रॉ विद आइसलैंड प्लेइंग अवे, और उसके बाद यूक्रेन को फिर वो हराते हैं, एंड देन दे बीट अजरबैजान प्लेइंग अवे, एंड द लास्ट मैच वाज अ फ्रेंडली, वो भी उन्होंने ब्राज़ील को उसमें शिकस्त दी। ओके, अब हम देखते हैं स्पेन को, वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स फॉर दिस वर्ल्ड कप, एंड यहाँ पे जो है वो हराते हैं बुल्गारिया को प्लेइंग अवे, दे बीट
तुर्की है playing away as well with a very heavy score line. फिर वो जीतते हैं versus Georgia, then they beat Bulgaria at home, then again they beat Georgia away, and फिर वो आखिरी मैच जो था जो ऑलरेडी स्पेन क्वालिफाई कर चुका था तो 2-2 से ड्रॉ करते हैं वर्सेस तुर्की है। अब बात आ जाती है साउथ अमेरिकन जायंट्स की। अर्जेंटीना जो है अपने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पेरू को शिकस्त देता है, यूरुग्वाई को शिकस्त देता है, ब्राज़ील को दे प्रीटी मच हैड अ फ्लॉलेस राउंड, कोलंबिया से उनका मैच ड्रॉ रहता है, देन दे बीट वेनेजुएला एंड देन दे lose to Ecuador, but by this time they had already qualified for the FIFA World Cup. And अब देखते हैं Brazil, everyone's favorite, but they had a torrid run going in despite the fact कि ये 48 टीम में था, barely made it through to the skin of the teeth. And end में जाके थोड़ी सी इनकी जगह मुस्तहकम हुई, वरना इनको जो 6 बर्ड्स मिलते हैं ऑटोमेटिक 48 की वजह से शायद ये इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। परफेक्ट, तो ये टीमें थी, प्लस एक टीम जो हमने रह गई हमसे डिस्कस करना, दैट इज़ पोर्चुगल, एंड दैट्स ऑल्सो फेवरेट फॉर दिस वर्ल्ड कप। जी उस्मान, कैसे देखते हैं इन टीम्स को? पहले इंग्लैंड से अगर स्टार्ट करते हैं, अगेन अ लॉट ऑफ दीज टीम्स हैव सिलेक्शन इश्यूज एंड गुड सिलेक्शन इश्यूज। इंग्लैंड के पास अगेन हर पोजीशन पे abundance of talent. How do you see Thomas Tuchel leading this team? I can ऐसा इंग्लैंड का बड़ा एक ड्रॉट चल रहा है। 66 में लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने जीता और हर दफ़ा यही बात होती है इट्स कमिंग होम, लेकिन जो इस वक्त टैलेंट इंग्लैंड के पास मौजूद है, आप हर पोजीशन पे आप देख लें, यानी कि आप राइट बैक पोजीशन पे अलेक्जेंडर आर्नल्ड की जगह नहीं बन रही, विच इज हु सपोज्ड टू बी द बेस्ट राइट बैक कहते हैं। तो वहाँ अलेक्जेंडर आर्नल्ड को बेस्ट राइट बैक कैसे मतलब कहेंगे? डिफेंसिवली वो अच्छे नहीं, अटैक में बहुत अटैक अच्छे में हैं। मैं समझता हूँ कि आप देखें पूल ऑफ टैलेंट कितना ज़्यादा अवेलेबल है, और फिर द बेस्ट स्ट्राइकर कोई माने ना माने, मैं समझता हूँ हैरी केन 52 और 55 गोल्स उन्होंने सीजन कर दिए हैं, और अभी जो है इससे ज़्यादा मे बी क्रॉस 60। उसके अलावा साका की हम बात कर लें, मतलब अमेजिंग मिडफील्ड की बात करें। इसके अलावा अगर हम पोर्चुगल की बात करते हैं, वो भी जो है वो सिर्फ एक ज़रूर एक चीज़ है कि विद रोनाल्डो विदाउट रोनाल्डो ये डिबेट ज़रूर होगी, लेकिन क्या उनके पास भी टैलेंट है? विटिनिया की सूरत में बेस्ट मिडफील्ड, विटिनिया वो प्लेयर हैं जिनकी वोल्व्स की टीम में जगह नहीं बनती थी, एक टाइम वो भी था, और जब वो PSG गए वो क्या कमाल के वो प्लेयर उभर के सामने आए। स्पेन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। स्पेन की अगर हम बात करें, उनके जो टूर्नामेंट्स पिछले भी हमने देखे हैं, ठीक है लमीन यमाल एक है, लेकिन इसके अलावा आप देखें तो कुछ इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो एज अ टीम जिस तरह से ऑर्गेनाइज होकर खेलती है, दे आर फिनोमिनल। अर्जेंटीना को अगर हम समझते हैं कि वो जो है वो चूँकि पिछला वर्ल्ड कप भी जीते हैं, और जो उनके मैनेजर हैं ख़ास तौर पर जिस तरह से वो मेसी के अराउंड उन्होंने टीम बिल्ड की है, और जिस तरह से नए टैलेंट को उन्होंने मर्ज किया है, दैट इज़ फिनोमिनल। तो ये 6-7 टीम्स वाकई आप जो है आप ये सोच सकते हैं कि, और टूकल की खास तौर पे मैं तारीफ ये करूँगा कि आप देखें एक भी गोल उन्होंने कंसीड नहीं किया, तो उस लिहाज से जिस तरह का एक जर्मन जो एक चीज़ चाहिए थी इंग्लैंड को, वो लगता ही है कि टूकल की सूरत में अब उनके पास वो एक विनिंग फार्मूला आ गया है। तो हो सकता है ये सीजन जो है वो ये सीजन जी लतीफ आर्सेनल की तरह ना हो बस। तो बस ये देखें आप कि ये जो वर्ल्ड कप है, मैं हमेशा यही कहता हूँ जब हम फेवरेट्स को डिस्कस करते हैं कि आप टीम से ज़्यादा आप मैनेजर्स पे फोकस करें। तो इस वक्त मेरी नज़र में जो टॉप मैनेजर्स हैं जो अपनी टीम्स को लीड कर रहे हैं, उसके अंदर टॉमस टूकल आता है, डेल फोंटे आते हैं जो स्पेन के हैं, कार्लो एंचेलोटी हैं ब्राज़ील के, द मैनेजर इज वर्ल्ड क्लास, स्कलोनी अर्जेंटीना, एब्सोल्युटली ये स्कलोनी अर्जेंटीना। मैं डिशैम्स को इस लिस्ट में शामिल नहीं करूँगा, ना ही मैं रोबर्टो मार्टिनेज को करूँगा। ये in terms of talent, in terms of the squad, I believe the best squad has got to be France मेरी नज़र में, टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस स्क्वाड को जो लीड करें वो डिशैम्स करें, 12 मतलब 2012 से करें तो कितने 14 साल हो गए मेरे ख्याल से, अब 14 साल से वो उनको लीड कर रहे हैं। सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल जीते हैं वो, एक फाइनल खेले हैं वो। तो जिस किस्म का स्क्वाड है, दे शुड बी विनिंग एवरी टूर्नामेंट दैट दे एंटर, बिकॉज बात सारी ये है कि फ्रांस को खुल के वो खेलने ही नहीं देते, वो एक हैंड ब्रेक के साथ खेलते हैं। जो साउथगेट इंग्लैंड के साथ करता था वही सेम डिशैम्स यहाँ पे करते हैं फ्रांस के साथ, एंड दैट इज द ओनली रीजन विच कैन स्टॉप देम, बिकॉज वो फिर रिलाई क्या हो रहा होता है अल्टीमेट इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे। अब इंडिविजुअल ब्रिलियंस उनकी इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ उसकी बेसिस पे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हुए भी वो फाइनल तक पहुंच जाते हैं या करीब आ जाते हैं जीतने के। तो ये प्लेयर्स का कमाल है, मैनेजर का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो टॉमस टूकल मुझे नजर आ रहा है कि ही इज अ फैंटास्टिक कप मैनेजर। वो चैंपियन लीग
PSG को फाइनल में लेकर गए थे, चेल्सी को उन्होंने जिताई थी। तो वो एक बंदे हैं जो इंग्लैंड को इस वक्त वो बेड़ा पार करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा, लुइस एनरिके स्पेन को लीड कर रहे थे 2022 में, और लुइस एनरिके ने जो PSG खिलाफ बना दी है, आप अंदाजा लगाएं वो ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गए थे, और ये लेकिन मैनेजर, एक बड़ा मैनेजर 100%। तो इसका काउंटर ये अल्तमिश की वो जब स्पेन के लिए लुइस एनरिके जब मैनेजर थे तो वो सिर्फ पासिंग पे उनका इन्हिसार था, सिर्फ वो स्क्वायर साइडवेज पासिंग होती थी, कोई पेनिट्रेशन नहीं थी। जो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पासेस होते हैं वो बहुत कम थे। तो वो अच्छा ये चीज उन्होंने फिर अडेप्ट की है PSG में जाके। अब PSG की आप गेम प्ले देखें, वो सिर्फ भाई दे अटैक एट ऑल कॉस्ट, वो डिफेंस में तो बिलीव ही नहीं करते वो, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। बड़ी मुझे हैरानगी हुई मैनेजरियल चेंज के बारे में, सऊदी ने कुछ टाइम पहले हर्ब रेनल्ड को जो है वो सैक कर दिया, जो उनके मेन रोबर्टो मांचीनी को जो सैक किया, तो मैं नहीं समझता वो इतनी अच्छी डिसीजन। मांचीनी वाज अ वेरी गुड यूरो जिताया, एग्जैक्टली इटली को यूरो जिताया था। तो ये इस किस्म का इम्पेशेंस अगर वो रखेंगे ना, हर्ब जो है वो बहुत टाइम सऊदी के साथ लगा चुके हैं। 2022 में जो उन्होंने हराया था अर्जेंटीना को, ही वाज द मैनेजर, और वर्ल्ड कप से पहले उनको सैक कर दिया है। नहीं ये देखें, ये फिर इनएक्सपीरियंस है बस सऊदी अथॉरिटीज का, सऊदी FA का, कि मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंदी की बात है। यू हैव टू हैव समवन एट द हेल्म हु इज एक्सपीरियंस, जो ये सिचुएशन से गुजर चुका है, और इस टीम के DNA के रग रग से वो वाकिफ हैं। एग्जैक्टली। और उनका एक रेने हर्ब जो है, ये अफ्रीकन टीम्स को मैनेज कर चुके हैं काफी पहले, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है नॉकआउट कॉम्पिटिशन में, इज वेरी गुड। सो सऊदी आई डोंट थिंक मतलब इट्स अ राइट डिसीजन। लेकिन जो मैनेजर्स की जो मैं बात है ना, तो मैं फिर अगेन on terms of players and talent it's France the favorites for me, लेकिन in terms of manager or even the squad itself, England, France, Argentina, Spain, ये 4 टीम्स हैं जो मेरी नज़र के अंदर they are absolutely well equipped to win this World Cup. बिल्कुल सही। चलें जी, on that note we'll go for a short break. Break के बाद we'll discuss the new teams which are going to be featuring in this World Cup, and we will be looking at some iconic moments from the FIFA World Cups over the years as well. Do stay with us right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। आज का शो हमारा डेडिकेटेड है कंप्लीटली टू द अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026। अब तक जो है हम स्क्वाड्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, अपकमिंग यंग प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड द टीम्स जो 6 फेवरेट टीम्स इस वक्त नज़र आ रही हैं who have the potential to go all the way. We've discussed that as well. But इस वर्ल्ड कप में कुछ नई टीमें भी इस उभर के सामने आई हैं जो फर्स्ट टाइम अपना डेब्यू कर रही हैं. If we can have a look at that कि कौन सी ये टीमें हैं, and we can discuss it further as well. Yes, Uzbekistan will debut. उनके साथ साथ Jordan, and we'll see Cape Verde, and we'll see this tiny island belonging in the Caribbean of just 150,000 people. We're talking about the Caracas Islands. कैसे देखते हैं आप उस्मान 4 new teams? देखिए, उज़्बेकिस्तान की तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है, और क्वेश्चन ऑफ जो उनके प्लेयर हैं सिटी के मेन डिफेंडर, और उज़्बेकिस्तान ने जो उनका जर्नी था क्वालिफाई का, वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने बड़े अच्छे मैचेस रिजल्ट। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि आप देखते हैं कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ये टीम्स किस तरह से परफॉर्म करती हैं। ये असल चीज़ है कि बड़े स्टेज पे परफॉर्म कैसे कर सकती है। काराकाओ की अगर हम बात करें तो आइसलैंड याद आता है क्योंकि वहाँ की भी एक बड़ी लिमिटेड आबादी, और फिर उसके बाद आइसलैंड की, ठीक है आइसलैंड ने तो आबादी उनसे भी कम है, लेकिन आइसलैंड वाहिद टीम थी जिन्होंने फ्रांस के साथ ड्रॉ किया और हारे भी, तो 2-1 से हारे ग्रुप स्टेजेस के अंदर। अलग बात है कि वो नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि मिसाल ली जा सकती है टीम्स की कि भले जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट वो निकालते हैं या जो भी उनका सेटअप है, ये बड़ा एक कमाल का है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर पे जो ग्रुप स्टेजेस और फिर प्ले ऑफ्स हैं, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा मुश्किल ये सारी चीज़ें हैं। स्वीडन, जिस तरीके से स्वीडन क्वालिफाई हुआ, अपने ग्रुप में सबसे आखिर में था, लेकिन जो है वो उनकी कोई यूरोपियन क्वालिफिकेशन जो है उसकी वजह से वो दे विल बी एबल टू क्वालिफाई। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं नई टीम्स कैसे परफॉर्म करती हैं वर्ल्ड कप के अंदर।
बट सरप्राइज एलिमेंट एज सच नजर नहीं आता क्योंकि बहुत जो है I think given Jordan, the way they've qualified, जॉर्डन ने yes, एशियन Yes. they are current Asian champion I guess. Yes, So I so think वो they and can be even, also हाँ, strong जी, contenders. अल्तमिश उज़्बेकिस्तान ग्रुप के अंदर है, दे गोना प्ले विद पोर्चुगल, कोलंबिया एंड कॉन्गो। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कॉन्गो को अगर वो हराएं और कोलंबिया से, पोर्चुगल से कुछ पॉइंट्स निकाल के नंबर 3 पे भी अगर वो फिनिश करते हैं तो देयर इज अ चांस फॉर देम टू क्वालिफाई फर्दर अहेड। सो बिकॉज जिस किस्म का उनका क्वालिफाइंग का रन था, बड़ी स्पिरिटेड परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई थी। और एक ऑब्वियसली सेंटर बैक पे वो जो इनका रॉक है कुजन ऑफ मैन सिटी के, तो वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ ऑल द न्यू टीम्स टू गेट फर्दर अहेड इन द राउंड ऑफ 32। उसके अलावा आपने जैसे हेटी का अगर हम जिक्र करें, कुरकाओ का जिक्र करें, केप वर्डे का, ये ऑब्वियसली डेब्यूटेंट्स हैं, बहुत ही इनकी छोटी पॉपुलेशन है और यहाँ इस स्टेज पर आना ही मैं समझता हूँ इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं नहीं समझता कि हम इन टीम्स को इतना आगे देखेंगे, इनका इतना एम्बिशन भी होगा आगे जाने का, बिकॉज आई फील दिस इज एज फार एज दे कैन गो। और केप वर्डे की बड़ी अच्छी एक स्टोरी है, उनके एक डच मैनेजर थे जो इनको इस स्टेज तक लेकर आए हैं एंड उन बिकॉज वो एक डच कॉलोनी रह चुकी है, तो लॉट ऑफ डच प्लेयर्स का एक लिंक केप वर्डे से निकाल के डायस्पोरा प्लेयर्स को उन्होंने टैप इन किया जो वर एलिजिबल टू प्ले फॉर हॉलैंड एज वेल, बट दे चोज टू प्ले फॉर केप वर्डे बिकॉज दे वर नॉट दैट गुड इनफ टू प्ले फॉर हॉलैंड। तो वो एक अच्छी स्टोरी है। बट लेट्स आई थिंक दिस इज देयर सीलिंग, दिस इज देयर लिमिट। ये यहाँ तक पहुँचना ही बहुत सिर्फ बड़ी बात एक है। फायदा होगा इन टीम्स का कि फैंस जो बड़ी Yes. टीम्स को देखना चाह रहे हैं जर्मनी, तो उनको टिकट सस्ता मिल जाएगा इन टीम्स के साथ। ये $100-200 बहुत- का हाँ, उनको टिकट मिल ये- जाएगा। बाकी तो आप पकड़ने में नहीं आ रहे जो बड़े मैचेस हैं, Yes. उनकी टिकट्स मेरे पास है ही उज़्बेकिस्तान और केप वर्डे मैच का पेपर टिकट पड़ा हुआ है। बात सारी ये है अल्तमिश की, ये जो टिकटिंग क्राइसिस की अगर मैं बात करूं, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि फीफा ने इस दफ़ा खुद ब खुद एक रीसेल प्लेटफॉर्म ऑन किया है। उस रीसेल प्लेटफॉर्म पे आप टिकट खरीद के जितनी मर्जी महंगी चाहे आप खुद सेल पे लगा सकते हैं। तो ये जो ब्लैक मार्केट है, फीफा ने बोला कि यार ये जो बाकी वेबसाइट्स होती हैं ये ब्लैक मार्केट में कमाती है, तो हम खुद ही ब्लैक मार्केट एक रन कर लेते हैं। तो ये इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। इससे पहले देखें कतर वाले वर्ल्ड कप के अंदर जो रीसेल प्लेटफॉर्म था ना, वो फिक्स प्राइस थी। जो टिकट की प्राइस थी आप उसी पे बेच सकते थे, आप अपनी मर्जी से उसकी प्राइस सेट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये चेंज किया और प्लस जो डायनामिक प्राइसिंग का जो एलिमेंट इस वर्ल्ड कप में लेकर आए कि आम फैन के लिए कंप्लीटली अनअफोर्डेबल बना दिया है। ये उसकी वजह ये कि जो ऑब्वियसली जो एंटिसिपेटेड जिन मैचेस की डिमांड ज़्यादा है तो उनकी प्राइस डायनामिक प्राइसिंग वैसे एआई ऑटोमेटिकली वो प्राइस महंगी कर रहा है। तो I don't think this World Cup is for the masses. It's not for the masses. For a lot of these people, this World Cup is becoming unaffordable, and that is the reason अल्तमिश के बहुत सारे मैचेस अभी भी हैं जिनके जो सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। तो इवेंचुअली मतलब फीफा को भी डायनामिक और प्राइसिंग जो से इस ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं और जो Exactly, फ्लाइट्स का इशू है, पता नहीं ये exactly. वर्ल्ड कप कैसे होगा, लेट्स टाइम विल टेल, but at least we are so far enjoying and looking forward to the countdown. Before we end the program, let's have a look at the iconic goals from most of the finals of the FIFA World Cup. 2002 का ये वर्ल्ड कप था जब रोनाल्डो ने गोल किए एंड जर्मनी को शिकस्त दी, एंड 98 में एंटी क्लाइमैक्स था जब वो बीमार हो गए थे। एंड आई थिंक मेरे और लतीफ़ के लिए तो जो एम्बापे के गोल थे 22 में और 18 में, वो रीसेंट मेमोरी, या फिर इनिएस्टा की भी हम बात कर लेंगे 2010। आई थिंक उस्मान के लिए वो टाइम भी उनको याद होगा जब वो 60s में पहले को देखा होगा उन्होंने गोल करते हुए। मैं इस पे यही कह सकता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि मेरी सेकंड कमिंग, तो प्रॉब्ली ये आप कह सकते हैं। बट नो डाउट ये जो मेमोरेबल फाइनल के गोल्स हैं, और मेरा जो एक मैराडोना का कंट्रोवर्शियल गोल था जिससे जो है जो हैंड ऑफ गॉड हाँ, बट दैट वाज इन द ग्रुप स्टेज, वो उसमें नहीं था। हाँ। अच्छा वो ग्रुप में था, हाँ, sorry. फाइनल नहीं था। तो लेकिन जो है इसी तरीके से मुझे जर्मनी का ये जो 2014 का जो गोल था, ये एक्स्ट्रा टाइम पे जाके आता है जिसमें हिगोइन, जिनकी अभी आपने बात भी की। आई करेक्ट माई सेल्फ, आप ठीक करें, it was the final versus या England. Yes, I correct myself. एग्जैक्टली। Yes. तो वो मैं तो ये दो गोल्स ऐसे गोल्स रहे हैं, ये अर्जेंटीना वाला भी और ये वाला भी, जो मेरा ख्याल है कि आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो 1-0 एक तो वो मार्जिन का भी, और बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड जब वो गोल आ रहे हैं, तो वो ऐसे गोल्स हमेशा आप याद रखते हैं। मेक्सिको 86 बिल्कुल। जी लतीफ़।
अल्तमश 2002 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हमने जो ओरिजिनल रोनाल्डो हैं उनका वो जो गोल देखा था इन द फाइनल, वो एक बड़ा कमबैक सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट थी, बिकॉज 98 के अंदर इन द फाइनल ही वाज रियली मेस्ड अप, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके थे, बीमार थे एग्जैक्टली। और फिर वो जो रिडेम्पशन उनको मिली थी 2002 के वर्ल्ड कप में, तो वो एक बड़ा आइकॉनिक और बड़ी जबरदस्त मोमेंट थी। और रोनाल्डिनियो उस टीम का हिस्सा थे, काका थे, रोनाल्डिनियो ने जो गोल किया था, रोनाल्डिनियो ने गोल किया था तकरीबन हाफ लाइन से फ्री किक ली थी और डेविड सीमन को बीट किया था, इनसेन। बट मुझे अफसोस उस वर्ल्ड कप में ये हुआ था दैट वर्सेस टर्की जो मैच था जो डिटरमिन करता है कि कौन सी टीम आगे जा रही है, वहाँ पे रिवाल्डो ने बहुत ही एक अनस्पोर्ट्समैन लाइक उनका बिहेवियर था, उन्होंने चीटिंग की थी जिस वजह से उनको रेड कार्ड मिला टर्किश प्लेयर को और इनको पेनल्टी मिली और उनको गोल। तो ये चीटिंग का जो एलिमेंट है ना, ये साउथ अमेरिका में हम जिस तरीके से इसको बहुत डिस्डेन से देखते हैं, मे बी वहाँ पे थोड़ा कल्चर डिफरेंट है। वहाँ पे विन एट ऑल कॉस्ट वाली मेंटालिटी है, तो वहाँ पे लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग मतलब वो चीज़ मैटर नहीं करती, वहाँ पे फाइनल रिजल्ट मैटर करता है। वो एक माइंडसेट की बात होती है, कल्चर की बात होती है। तो जैसे हैंड ऑफ गॉड उस्मान जैसे जिक्र कर रहे थे मैराडोना का, तो ऑब्वियसली उनको पता था कि वो के हाथ से उन्होंने गोल किया है, लेकिन ही सेलिब्रेटेड एज इफ ही स्कोर्ड ऑन हिज ओन। तो ये कल्चरल थिंग, जो उनका दूसरा गोल था उसके बाद वो उससे बेहतर गोल था, हाफ लाइन से वो खुद लाए उन्होंने वो गोल किया था। लेकिन याद लोग अभी भी उसी हैंड ऑफ गॉड को करते हैं। उसके अलावा अल्तमश ऑब्वियसली इनिएस्टा तो हम लोग साथ थे उस वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी बड़ा मैम, वो बिल्कुल आखिर में हुआ था, वो एक्स्ट्रा टाइम का ही था। 2010 का भी वर्ल्ड कप अल्तमश कर रहे थे और मुझे भी मौका मिला था उनके साथ कुछ शोज करने का, इसलिए आपको गोल याद है। नहीं, मुझे बिल्कुल एसोसिएशन हमारी इतनी पुरानी है अल्तमश से। बड़ी अच्छी हमारी टीम बनी थी। फिर 14 में हमने गॉट्से का गोल देखा अर्जेंटीना के खिलाफ। 18 में इट वाज फ्रांस एंड लेकिन एम्बापे की जो हैट्रिक है 2022 का जो वर्ल्ड कप था यार, वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक देखना मैं समझता हूँ एक बहुत ही यूनिक बात है। आई डोंट नो व्हेन इज द नेक्स्ट टाइम यू गोना सी इट, बट दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल। उसके बाद वो जीत ना सके। हाँ 2018 बिल्कुल सही बात। और पहले का जो 1958 का जो वर्ल्ड कप जहां उस्मान थे, उस्मान को ज्यादा अच्छी तरीके से याद होगा। मेरे साथ काशिफ भी थे, आपको शायद नहीं पता। हर जगह तो एवरग्रीन। नहीं, वो तो पहला वर्ल्ड कप यूरुग्वाई में था, वो तो वहां थे वो। तो वो पहले ऑब्वियसली अनाउंसिंग हिमसेल्फ एट द वर्ल्ड स्टेज एज अ टीनेजर, यू नो, वो टीनेजर एज अ पर्सन ऑफ कलर गोइंग टू स्वीडन, जहां पे ये वर्ल्ड कप हुआ था, वेयर पीपल वर शॉक्ड टू सी क्योंकि उन्होंने तो बाहर की दुनिया नहीं देखी हुई थी। एंड एज यू मेंशन्ड, अ 17-year-old गोइंग, दैट्स व्हाई फॉर मी one of the greatest of all time is Mr. Pele. और मोमेंट की बात करें तो 2006 का ज़िनेडिन ज़िडान का हेडबट, वो नहीं भूला जाता। और 2006 का वर्ल्ड कप के वो जो पेनेंका उन्होंने स्कोर किया था उसको कोई याद नहीं करता, हेडबट की सब बातें करते हैं, लेकिन वो उस मैच को बहुत मुश्किल पेनेंका था भाई। हालांकि ट्रेज़ेगे ने पेनल्टी के अगेंस्ट पेनेंका, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट था कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि शायद जो टीम पे उसका असर डेफिनेटली पड़ा। तो उनको वो कहना भी नहीं चाहिए था ना जो कहा उन्होंने ट्रेजेडी माटेराज़ी ने वो तो इंस्टिगेट किया था एंड इट वाज प्लान्ड। वो कोई ऐसा नहीं कि हीट ऑफ द मोमेंट उसने भाई प्लान करके किया था कि ज़िडान को मैं बात बोलूंगा, ज़िडान रिएक्ट करेगा, रेड कार्ड मिलेगा, मतलब यू नो इटालियंस व्हेन दे नो हाउ टू प्ले डर्टी, राइट? स्ट्रेटेजिक, वेरी स्ट्रेटेजिक, जो पेप कहते हैं स्ट्रेटेजिक फाउल्स करते हैं। पर आप यही देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप डार्क आर्ट्स, यस, कि वर्ल्ड कप किस तरह से फैंस को सबको यूनाइट करता है। हमने यहाँ डिस्कशन भी देखी, एवरीवन गेट्स वेरी पैशनेट अबाउट देयर टीम्स एंड देयर गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज। So let's hope that better sense prevail, the world gets into a better place where we can all enjoy the wonderful World Cup which is coming up, inshallah. उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, लतीफ़ आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारी पूरी टीम किक ऑफ की जानिब से आपको शुक्रिया फॉर स्टेइंग विद अस। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।